नेचुरोपैथी नेचर के द्वारा यह जो शरीर आपको मिला है उसी के द्वारा इसको मेंटेनेंस करने के विधा का नाम। जैसे अगर मारुति के शोरूम ने कुछ पार्ट्स इकट्ठा करके मारुति की कार बनाई है तो उसका रिपेयर भी उसी से होगा। तो प्रकृति ने जो हमारा शरीर बनाया है पंच तत्वों से बनाया है, तो इस शरीर के साथ अगर कोई समस्या आती है जो इसके उचित देख रेख न होने के कारण है, उसका समाधान भी उन्हीं तत्वों के द्वारा कैसे किया जाता है, इसी विधा को हम प्राकृतिक चिकित्सा का। और हम लोगों के बीच में प्राकृतिक चिकित्सा के मर्मज्ञ डॉक्टर संतोष पांडे सर जो वाराणसी से आते हैं अवेलेबल हैं, और मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करता हूं। सर, वेलकम टू द सेशन। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि पिछले सत्र में हम लोगों का एक सेशन चल रहा था ब्लड से रिलेटेड, तो रक्त जांच को लेकर के ज्यादातर जितनी भी जांचें होती हैं उसमें 70 से 80% जांचें रक्त की होती हैं, और रक्त से ही आपके शरीर की सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा की जाती है। रक्त से ही पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, रक्त से ही पता चलता है कि एसिड कितना बढ़ा हुआ है। तो रक्त का एक लंबा स्कोप है, मतलब एक तरह से ऐसे अगर हम बोलें कि रक्त जो है आपके पूरे बॉडी का डेटा उसके पास होता है, और उसके जांच से आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में क्या है और किन तत्वों की कमी है, किन तत्वों के बढ़ने से आपके शरीर में असंतुलन की स्थिति आ रही है। तो इस विषय में हम लोगों की चर्चा चल रही थी। चूंकि ये चैप्टर काफी लंबा था तो उस समय तक ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाया था। आज उसका सेकेंड सत्र मैं लेने जा रहा हूं ताकि आप लोग जो है कि इसका आनंद ले सकें, सीख सकें। एक थोड़ा सा एक्सक्यूज मैं अभी से बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ आज इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, तो इसमें मैंने अवनिंदर सर का भी साथ ले रखा है। बाय द वे, किसी कारण से हमारी लयबद्धता अगर टूटती है या ब्रेक हो जाता है तो अवनिंदर सर इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं लेके चल रहा हूं, पुराना सत्र जो हो चुका था उसको छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ पिछला जो सत्र पूरा हुआ था वो लिपिड प्रोफाइल तक हुआ था, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो ज्यादातर जो होता है कि सीबीसी, आरबीसी, लिपिड प्रोफाइल, ये जांचें ज्यादा होती हैं। तो आपको इसको समझना है। बेसिक में किन किन चीजों को लेकर चल रहा था, आपको लिखा भी रहा था कि लिखना है कि कुछ जांचें महिलाओं की अलग होती हैं, पुरुषों के अलग होती हैं। बहुत सी जांचें बिल्कुल कॉमन होती हैं, वो महिला और पुरुष में उनका एक मानक होता है, और उस मानक के अनुरूप ही ज्यादातर रक्त देखा कैसे जाता है कि मानक ये हो गया, बढ़ेगा तो शरीर में ये समस्या, और घटेगा तो शरीर में इस तरह की समस्या होती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं टोटल लिपिड प्रोफाइल को लेकर के चल रहा हूं। तो लिपिड प्रोफाइल का जो सामान्य स्तर है वो 400 माइनस 800, आप लिख सकते हैं इसको mg, mg के बाद परसेंटेज का निशान दे देंगे, ठीक। ये महिलाओं और पुरुषों में बिल्कुल एक जैसा होता है लिपिड प्रोफाइल का। अब इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, मतलब 800 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों का मधुमेह और थायराइड का सिकुड़ना, जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड में जब सिकुड़न आती है तो इसका लिपिड से पता चल जाता है। और कमी होती है तो कैसे पता चलेगा। अब जो 400 हमने लिखा है, 400 से अगर कम है तो वसा, जो भी हम लोग वसा शरीर को मिलना चाहिए, उस वसा का अवशोषण शरीर कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग फूलने लगते हैं, ज्यादा थुलथुले हो जाते हैं, ठीक। अब आते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज चूंकि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो यह एनर्जी रेगुलर मिले तो इसकी हमें मात्रा पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो ग्लूकोज जो है वो 60 to 100, 6 माइनस 100 लिखिए, mg/100 ml, 100 ml में 60 माइनस 100 mg मिलना चाहिए, ठीक। अब इसमें अधिकता और कमी, जब अधिकता होगी, ग्लूकोज शरीर को ज्यादा मिलने लगेगा तो क्या होगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि शुगर के पेशेंट का रक्त में मिठास बढ़ गई है, ग्लूकोज बढ़ गया है। तो मधुमेह, तीक्ष्ण तनाव मतलब अचानक गुस्सा होना, थायराइड का बढ़ना, क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये ब्लड में जब हार्मोन गड़बड़ होता है तो ऐसी समस्या होती है। और चिरकाल लीवर के रोग, चिरकाल का मतलब यहां से मेरा ये है कि जब लंबे समय तक ग्लूकोज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ी रहती है, तब जो है कि
शुगर हो जाता है और लंबे समय तक शुगर रहेगा तो आप गुर्दे के रोग से पीड़ित हो जाएंगे। अब न्यूनता, न्यूनता मतलब कितनी हो गई? 60 से भी कम, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो भी सिकुड़न आने लगती है और पेनक्रियाटिक कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को पेनक्रियाज के कैंसर होते हैं उसका जो मेन है, ग्लूकोज इतनी कम मात्रा में शरीर पे पहुंच पाता है कि वह आर्गन ही काम नहीं करता है, आर्गन फेल होने की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा शरीर में जलन होती है, किसी किसी को सीने में जलन होने लगती है। गैस का चढ़ना, दर्द का होना अलग बात है, लेकिन जब जलन होती है तो वो एक अलग चीज है। और विपरीत अनुपात एजी, ठीक है, एजी से मतलब यहाँ पे आप लोग देखे होंगे अक्सर जो हम लोग एक दूसरी जांच करते हैं, क्वांटम के अलावा एक और मशीनरी से जांच की जाती है जिससे आपकी फिजिकल एज और बॉडी एज दोनों का डिफरेंस पता चलता है। पता चला आपकी उम्र तो 30 साल है लेकिन मशीन बता रही कि आप 45 साल के हो गए। तो ये सब चीज, जब आपके शरीर में प्रोटीन की न्यूनता रहती है, प्रोटीन उस मात्रा में नहीं बन पाता, तो शरीर की बॉडी एज डिफर बताती है। रक्त कैंसर, लंबे समय तक अगर आपके शरीर में प्रोटीन की न्यूनता रही और शरीर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो रक्त कैंसर का व्यक्ति शिकार हो सकता है। क्षय रोग, क्षय रोग अर्थात टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, अगर प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा नहीं मिली तो व्यक्ति इसका भी शिकार हो जाता है। तो जो भी लोग कैंप में आते हैं उनकी जांच अगर होती है तो उनका इस चीज को निकालने के बाद जरूर सही मार्गदर्शन करें। चलिए अगली ब्लड की रिपोर्ट में आती है एल्बुमिन ऑब्लिक ग्लोबुलिन का अनुपात। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का अनुपात मानक इसका है 1.5 संबंधे 1, डबल बिंदी 1, 2.5 या 1.5 2.5 भी लिख लीजिए, काम चल जाएगा। अब इसकी अधिकता होती है तो क्या होगा और न्यूनता होती है तो क्या होगा। पहले बात अधिकता पे करते हैं कि एल्बुमिन बढ़ गया है शरीर में। अक्सर हम लोग एल्बुमिन की ही बातचीत कर लेते हैं। तो एल्बुमिन बढ़ गया है, तो एल्बुमिन अगर बढ़ गया है शरीर में तो क्या होगा? निर्जलीकरण, शरीर में पानी की कमी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह अर्थात शुगर। तो जब सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। अब न्यूनता होगी तो क्या होगा? न्यूनता होगी तो गंभीर जलन, जलन का मतलब हमने वही बताया, कच्ची डकार, खट्टी डकार या पूरे शरीर में कहीं ना कहीं जलन का होना। कभी कभी किसी के हाथ पैर में विशेष जलन होने लगती है, किसी की जंघा के पास में जलन होने लगती है, तो जलन जल्दी जाता नहीं है। उल्टी, दस्त, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, किसी को सारी चीजें भी हो सकती हैं, कोई एक भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बार बार रिपीट कर रहा है तो आपको वो कारण जरूर खोजने चाहिए, ठीक। अधिक पसीना आना, किसी किसी को बिना कारण पसीना आते रहता है। वो खाना खाएगा तब भी जरूरत से ज्यादा पसीना, बैठ के बातचीत करेगा तब भी जरूरत से ज्यादा पसीना। तो अधिक अगर पसीना आ रहा है तो एल्बुमिन की मात्रा आपके शरीर में घट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्बुमिन कंप्लीट हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम महिलाओं और पुरुषों में एक जैसा है। इसकी जो मात्रा होती है 9-11 mgdl। अब कैल्शियम अधिक होगा तो क्या होगा और कैल्शियम न्यून होगा तो क्या होगा? हालांकि पहले इसके विषय में बताया, लेकिन अब थोड़ा सा और डीप जान लीजिए। कैल्शियम की ज्यादा अधिकता का भी शरीर में होना कैंसर कारक होता है सीधे सीधे। तो इसलिए जो लोग कैल्शियम टैबलेट अलग से लेते रहते हैं उनको सावधान करिए, वो आ बैल मुझे मार स्वयं से कर रहे हैं। और आजकल बड़ा प्रचलन में आ गया है कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हाथ पैर हमारे बराबर रहे और शरीर हड्डियां मजबूत रहे, तो कैल्शियम टैबलेट लोग आजकल टीवी देख के शुरू हो गए खाना, तो नहीं खाना है। पैराथायराइड का बढ़ना, अगर आप कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं तो पैराथायराइड बढ़ जाएगा। और स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन के विषय में भी हमने ऊपर चर्चा की थी आपसे कि स्टेरॉइड हार्मोन की अधिकता बढ़ जाएगी। चलिए, और थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सॉरी, एक जगह स्टेरॉइड हार्मोन जो वो बढ़ेगा ना, स्टेरॉइड हार्मोन घटेगा, घट जाएगा। कैल्शियम की अधिकता अगर हुई तो वो स्टेरॉइड पे सीधे हमला करता है, स्टेरॉइड को घटा देता है। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप लोग, स्टेरॉइड हार्मोन घट जाएगा और थायराइड बढ़ जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड बढ़ता है तो वो बाकी सारे हार्मोन को डाउन करने लगता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सिकुड़ने लगता है। अब सोचिए, कैल्शियम की अधिकता से ही बढ़ भी जा रहा है और सिकुड़ भी जा रहा है। हार्मोन जब डिसऑर्डर में जाता है तो डिसऑर्डर का मतलब है किस तरह का काम करेगा कोई भरोसा नहीं है। एक ही कैल्शियम की अधिकता आपने किया तो थायराइड ग्रंथि बढ़ भी सकती है और थायराइड ग्रंथि सिकुड़ भी सकती है, दोनों ही काम कर रहा है एक साथ। और लंबे समय के लिए आपको गुर्दे की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जो आपका लीवर है वो डैमेज होने लगेगा अधिक लेने से। साथ साथ
किसी किसी के शरीर में सूखापन, दुबले पतले होने लगेंगे और हड्डियां कमजोर पड़ने लगेंगी। मतलब आप एक तरफ से कैल्शियम ज्यादा दे रहे हैं कि हड्डियां मजबूत रहे, और उल्टे उसका परिणाम क्या, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जते बताया गया है ना, कि किसी भी चीज के अधिक मात्रा में सेवन करना उचित नहीं है। कम रहेगा तो प्रकृति ने आपके शरीर की बनावट ऐसी की है कि सूर्य के प्रकाश से भी आप मेंटेन कर लेंगे। ठीक, अच्छा, न्यूनता होगी तो क्या होगा, सूखा रोग, शिखंडी, दुबले पतले बिल्कुल, और उसके साथ रिकेट्स, दस्त। जो लोग दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार वाले हैं, वो अपने कैल्शियम की जांच जरूर कर लेंगे, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है। कैल्शियम की कमी रहेगी तो वो लोटा लेके दौड़ते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम, ये सारी जांचें सोचिए, रक्त से ही सब कुछ निकाला जा रहा है आपका। तो पोटेशियम की मात्रा क्या होगी, अधिकता है तो क्या, न्यूनता है तो क्या। इसका जो मानक है 3.5 से 5.5, ये आपके शरीर में पोटेशियम का मानक है। अधिकता हो जाने पे क्या होगा, गुर्दा रोग, स्टेरॉइड हार्मोन का कम बनना, पोटेशियम से भी आपके हार्मोन का लेना देना है। और न्यूनता होगी तो उल्टी, गुर्दा रोग और हृदय रोग। पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत पोटैटो, आलू, सबके घरों में पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है, और अधिकता ही ज्यादा होती है, कमी तो ना के बराबर है। क्योंकि अब आप जो उपरोक्त हमने रोग बताए हैं उस पे ध्यान दीजिए। हार्मोन मोस्टली लोगों के कम बन रहे हैं, और गुर्दा रोग, ज्यादातर लोग इसके चपेट में है। तो पोटेशियम की लिमिट मात्रा लीजिए, और नहीं तो फिर जो पीयूष सर के मार्गदर्शन में बताया गया ना कि खाओ पियो मस्त रहो और क्लिंजिंग करो स्वस्थ रहो, तो सारी मात्रा जो घट बढ़ रही है, अगर टाइम टाइम से क्लिंजिंग थेरेपी ले ली जाए तो ये सारी मात्रा अपने आप मेंटेन हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, पीयूष सर ने क्यों बोला, जो 3 महीने में लोगों को होता है कि इम्पोटेंसी से बाहर आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके ये सारे हार्मोन 3 महीने तक आपने लगातार कर लिया तो ये मेंटेन हो जाते हैं, सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। सारे रक्त की शुद्धि के बाद आपके रक्त में जो जो चीजें चाहिए बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। तो अद्भुत थेरेपी है, अद्भुत थेरेपी। हम लोग इसके विषय में जितना जानते जाएंगे उतना ही ये समझ लीजिए कि वो एकदम मैं तो इसीलिए अपने संबोधन में बोलता हूं कि जैसे धर्म के लिए हमारी भागवत गीता है, वैसे स्वास्थ्य के लिए क्लिंजिंग थेरेपी की गीता पीयूष सर ने दिया हुआ है हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयरन महिला और पुरुषों में समान मात्रा है, और इसका जो मानक है वो ये है 50 से 170 mgdl। अधिकता और न्यूनता, अधिकता होगी तो लीवर के रोग और हीमोलिसिस, और न्यूनता होगी तो आयरन की कमी से रक्तहीनता। अब जिनके शरीर में ब्लड की कमी है तो आयरन की कमी अपने आप हो जाती है, और उसी से पता किया जाता है कि आपके शरीर में रक्त कितना है। चलिए अब आते हैं सोडियम। अब आप लोग रक्त की रिपोर्ट आराम से देखना शुरू करिए कि किसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया, क्या मानक है, क्या बढ़ने पे क्या होगा, क्या घटने पे क्या हो सकता है। उस हिसाब से आप अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। तो सोडियम, सोडियम में ज्यादातर यहाँ पे न्यूनता की बातचीत की गई है, तो ज्यादातर हम लोग न्यूनता ही देखते हैं। तो न्यूनता में है क्या, मात्रा इसकी 133 to 146 mg/1। अब सोडियम के विषय में, अगर सोडियम घट गया तो दस्त, हैजा और गुर्दे के रोग होंगे। बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये रक्त का मानक में लिमिटेशन है, लेकिन आपको थोड़ा सा और मार्गदर्शन कर दूं कि सोडियम की कमी से बीपी डाउन हो जाता है, और सोडियम की अधिकता से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब सोडियम की एक और खासियत आपको बता दें कि सोडियम अगर शरीर के भीतर जाएगा तो बीपी को बढ़ा देगा, और सोडियम अगर आपके स्किन पे, मतलब पानी के साथ आपको नहला दिया जाए, लगा दिया जाए, तो कैसा भी बीपी हो तुरंत के तुरंत घट जाएगा। तो बीपी की सबसे अच्छी दवा है आपके घर का नमक, साधारण सादा नमक। लेकिन इसको बहुत अनुभव और बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोग प्रयोग करिएगा, नहीं तो अगर उल्टा प्रयोग कर दिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक हो जाएगा। अब किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और आपने घोल के पानी और पिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बीपी बढ़ने पे क्या करना है, उसका हाथ पैर धुला दीजिए नमक पानी से। जिनको रेगुलर बीपी की दिक्कत रहती है वो नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक का प्रयोग कर लें, बीपी नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन समय समय पे अपने बीपी का जांच करते रहें ताकि कोई भी दुर्घटना न होने पाए। तो सोडियम शरीर के भीतर बीपी ज्यादा, सोडियम शरीर के बाहर बीपी कम। ठीक, और न्यूनता रहती है तो ऐसे व्यक्तियों को दस्त,
हैजा, गुर्दे के रोग होते हैं। अब आइए अगला है फास्फोरस। फास्फोरस की जो मात्रा है वो 2.5 से 4.5 mgdl। अब अगर आपके शरीर का फास्फोरस बढ़ गया तो क्या होगा? अधिकता हो गई तो गुर्दे की खराबी, पैराथायराइड ग्लैंड का सिकुड़ना, रक्त में कैल्शियम की कमी और अस्थियों में ट्यूमर का होना। ठीक, तो फास्फोरस अगर शरीर में बढ़ गया तो ये चीजें होती हैं। और घट गया, न्यूनता हो गई तो क्या होगा? रिकेट, मतलब बार बार दस्तक आ जाना और हड्डियों का कमजोर पड़ जाना। हड्डियां अगर कमजोर हैं तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी कमी रहती है। चलिए नेक्स्ट है अम्लीय फास्फेट, एसिटीय फास्फेट जिसको बोलते हैं। ये स्त्री पुरुषों का मानक समान होता है। मानक इसका है 0.1 से 5.0, ये इसका मानक है। अधिकता और न्यूनता, अधिकता होने पे प्रोस्टेटिक कैंसर, लीवर से संबंधित रोग, पैराथायराइड का बढ़ना और रक्तहीनता। घट जाता है तो क्षति लक्षण। क्षति लक्षण को हम लोग बोल सकते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि हिंदी बड़ी कठिन भाषा है। क्षति लक्षण शायद आप ना समझ पाए, इसीलिए इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। आजकल बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा शिकार हो गया है। डिसेबिलिटी में एक डिसेबिलिटी डाउन सिंड्रोम भी हो चुकी है। तो जो क्षति लक्षण होता है वह यही डाउन सिंड्रोम है। मतलब अम्लीय फास्फेट की न्यूनता अगर बॉडी में हो गई तो कई तरह की दिव्यांगता पर्सन में आ सकती है। यह छोटे बच्चों में ज्यादा होने की संभावना रहती है, लेकिन बड़ी उम्र में भी अगर एक खास तरह का खान पान और बार बार इस तरह की क्षति होती है तो इस तरह के डाउन सिंड्रोम का व्यक्ति शिकार हो सकता है। चलिए अम्लीय फास्फेट हो गया। अब दूसरा है क्षारीय फास्फेट। इसकी मात्रा है 4.13 U/DL, 4 से 1.13 UL/DL। इसकी अधिकता और न्यूनता, अधिकता से लीवर की समस्या, अस्थिरोग, थायराइड और गर्भावस्था के समय की समस्याएं, गर्भावस्था के रोग हो जाते हैं। कोई बेबी अगर गर्भ में है और इसकी अधिकता हो गई क्षारीय फास्फेट की तो उस बच्चे को दिक्कत होती है। न्यूनता होने पे जड़ बुद्धि, विकास में रुकावट, मसूड़ों में खून का आना, कार्टिलेज बनने में समस्या आती है। जड़ बुद्धि का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती, स्लो मोशन, या बोलेंगे बहुत स्लो लर्नर है ये बच्चा। तो डाउन सिंड्रोम में उधर दिक्कत और फिर जड़ बुद्धि में इधर दिक्कत। तो फास्फेट, अम्लीय फास्फेट भी आपको शरीर में प्रॉपर होना चाहिए और क्षारीय फास्फेट भी प्रॉपर होना चाहिए। और ये अम्लीयता और क्षारीयता का बहुत लेना देना आपके पानी से। चलिए नेक्स्ट है क्लोराइड्स। क्लोराइड्स ये भी रक्त की जांच से निकल के आता है। इसका मानक है 95 of -103 nmol/LMG। इसकी अधिकता और कमी, अधिकता से क्या होता है? निर्जलीकरण, शरीर में पानी का कम होना, एंड्रिनिल हार्मोन की कमी, अल्प रक्तता। और न्यूनता हो गई, घट गया तो क्या होगा? अत्यधिक उल्टियां। अब क्लोराइड जब घट जाता है शरीर में तो लगातार उल्टियां पे उल्टियां होती रहती है और समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो जो आपको उल्टी रोकने वाली टैबलेट दी जाती है वो यही दी जाती है, क्लोराइड रहता है और खा लेंगे उल्टी बंद। ठीक, तो अत्यधिक उल्टियां, गंभीर जलन, जलन होती है तो उल्टी ज्यादा होती है, पित्त बढ़ता है तो उल्टी ज्यादा होती है। और डायबिटिक अम्लता, अम्लता को, अम्लता समझिए ज्यादा अच्छा होगा। ज्वर, जब आपके शरीर में अम्लीयता बढ़ती है तभी आपके शरीर में ज्वर आता है। चलिए अगला एमसीवी। एमसीवी रिपोर्ट अक्सर देखते हैं, मेंस कार्पुलस वॉल्यूम। ठीक, तो एमसीवी हो गया एक, दूसरा होता है एमसीएच, तीनों एक साथ लिख लीजिए, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, ये सब एक साथ लिख लीजिए तो आपको समझना आसान हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट इसके बिल्कुल एक जैसे हैं, थायराइड जैसा। तो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। ठीक, तो पहले की वैल्यू है, एमसीवी की वैल्यू है 76 - 96 FL, एमसीएच की वैल्यू है 27 - 32 PG, एमसीएचसी तीसरा वाला इसकी वैल्यू है 31 - 35 GM। एक बार फिर से दोहरा देता हूं ऊपर से नीचे ताकि आप लोग सही मानक लिख सकें। पहला एमसीवी का है 76 - 96 FL,
ध्यान दीजिएगा, एक में FL है, दूसरे में PG है, तीसरे में GM है। तो पहले में 76 माइनस 96 FL, दूसरे में MCH में 27 माइनस 32 PG, तीसरे में MCHC में 31 माइनस 35 GM प्रतिशत। अब पहले की बातचीत करता हूं, जो MCV, इसमें केवल अधिकता होती है, इसमें घटने की संभावना कम रहती है, तो केवल अधिकता होती है इसमें, और इसकी अधिकता से लीवर के रोग होते हैं और थायराइड ग्लैंड में सिकुड़न आ जाती है, जैसा कि अन्य पिछली रिपोर्टों में भी कई में हमने आपको बताया। तो आप देखेंगे कभी कभी कि जिसके रिपोर्ट में गड़बड़ आती है तो ऊपर से नीचे तक ढेर सारी गड़बड़ियां आती हैं, क्योंकि ये सारा रक्त में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इतना, जब एक डिफिशिएंसी पकड़ेगा तो पूरा एक लाइन से पकड़ लेगा। और MCH MCHC ये दोनों मोस्टली क्या होता है, न्यून हो जाते हैं, घट जाते हैं, और दोनों के न्यून होते ही क्या होता है, शरीर में रक्तहीनता हो जाती है। ठीक, तो आज के क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। लगभग रक्त का आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हालांकि रक्त का अभी और भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है नेचुरोपैथिस्ट के हिसाब से इतना ठीक है। इतनी चीजें अगर आपने सीख ली, रिपोर्ट देखना अगर आपने सीख लिया, और जो पूर्व में हमने बताए हैं लक्षण, आंखों के लक्षण, जिह्वा के लक्षण, आपके चाल, शरीर किधर का मोटा पतला, ठीक, ये सारा जब आपने जान लिया, सीख लिया कि कैसे इन चीजों को हम देख करके लोगों के रोग पकड़ सकते हैं, मैं बता दूं, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होगा। क्योंकि जब आप पेशेंट को बताते हैं तो आप पेशेंट का भरोसा जीत रहे होते हैं। जो चीजें रक्त के जांच से आ रही है वो आप पुरानी रिपोर्टों को देख करके भी पता कर सकते हैं। और मैंने ये जो आपके पास रिपोर्ट आते हैं उसको देखना आप सीख लें, इसके नाते ये बताया। वैसे हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने जो पूर्व की जितनी जांचें बताई हैं, आने वाले समय में भी बहुत कुछ आपको जांच से रिलेटेड अभी बताने वाला हूं। ये चीजें जिस दिन आपने कंठस्थ कर ली, उस दिन आपको कोई आपके आसपास नहीं टिकेगा। चलिए आज के क्वेश्चन आवर को शुरू करते हैं।